से घंटे की आवाज आ रही है। चिंता लगी हुई है। धीरज रखो बहू, कुछ नहीं होगा बंकू को। भगवान भला करेंगे, जहाँ होगा सुरक्षित होगा। लेकिन उस पुराने मंदिर के घंटे की आवाज से सब इतना डरे हुए क्यों हैं? मुझे कोई बताता क्यों नहीं? ये तो कोई नहीं जानता बच्ची कि वो मंदिर का घंटा अपने आप बजता कैसे है, लेकिन जब भी बजता है गांव से कोई न कोई लापता जरूर हो जाता है। इसीलिए मंदिर का घंटा बजते ही सभी अपने अपने घर में घुस जाते हैं। तो इस घंटे को कोई खोलकर हटा क्यों नहीं देता? जिसने भी घंटा को हटाने की कोशिश की, उसी क्षण उसे लकवा यानी पैरालिसिस मार दिया। ओह, लेकिन ऐसा होता क्यों है? हमारे पूर्वज बताते हैं कि सदियों पहले उस मंदिर के पुजारी की हत्या चोरों ने कर दी थी और कीमती आभूषणों और मूर्तियों को लेकर भाग गए। पर किसी गांव वाले ने पंडित जी की मदद नहीं की? पंडित ने जोर जोर से घंटा बजाया, लेकिन सर्दी के 12 बजे ठंडी रात होने के कारण कोई भी गांव वाले मदद के लिए नहीं गया। कहा जाता है कि उस पुजारी की आत्मा आज भी मंदिर में ही मौजूद है। जब जब पुजारी की आत्मा कुहकती है, मंदिर का घंटा बजने लगता है और गांव का कोई न कोई व्यक्ति गायब हो जाता है। उधर घंटा बजने के पहले बंकू अपने दोस्त चेतन के घर पर था। चेतन, रात काफी हो गई है, अब मैं चलता हूँ। पिताजी खाना खाते समय मुझे खोजते हैं। दरअसल मैं और पिताजी रात का खाना साथ में खाते हैं। ठीक है यार, तुम्हारे साथ भी पता नहीं चला कि टाइम कैसे गुजर गया, इतनी रात हो गई। तभी मंदिर का घंटा बजने लगता है। अरे बंकू, थोड़ी देर रुक जा यार, पुराने मंदिर का घंटा बजने लगा, जरूर कुछ होने वाला है। नहीं यार, पहले ही काफी लेट हो चुका है, पिताजी मेरे बिना खाए सो जाएंगे। और वैसे भी मैं इस अंधविश्वास को नहीं मानता। ठीक है, चलता हूँ, 10 मिनट में घर पहुँच जाऊंगा। चेतन के बार बार मना करने के बावजूद बंकू वहाँ से अपने घर की ओर चल देता है। जैसे जैसे वह चलता जाता, उसके कानों में पुराने मंदिर के घंटे की आवाज तेज होती जाती। घंटे की आवाज अब उसके कानों में इतनी तेज हो गई कि वो दोनों हाथों से कानों को ढक लेता है। फिर भी घंटे की आवाज उसके कानों में नश्तर की तरह चुभ रही थी। इस दौरान कब उसका पैर मंदिर की ओर चल पड़ा, उसे पता भी नहीं चला। एकाएक वो देखता है कि वो मंदिर के पास खड़ा है और घंटा लगातार बजे जा रहा है। वो कुछ समझ पाता इससे पहले ही घंटा चुंबक की तरह से खींच लेता है और घंटे के अंदर बंकू ऐसे समा जाता है जैसे घंटा कोई ब्लैक होल हो। इसके साथ ही घंटे की आवाज आनी बंद हो जाती है। इधर रतन के घर। चलो, घंटे की आवाज तो बंद हुई, भगवान करे कहीं कोई हादसा ना हुआ हो। ठीक है रतन, अब मैं चलता हूँ। बंकू भी तुम्हारा 10-15 मिनट में आ ही जाएगा। ठीक है पंडित जी, प्रणाम। सुनो जी, टॉर्च लेकर चेतन के यहाँ जाकर देखाओ। घंटे की आवाज तो बंद हुए आधा घंटा हो गया, बंकू अभी तक घर नहीं लौटा। तुम ठीक कह रही हो सुनीता, मैं अभी जाकर चेतन के घर बंकू को देख कर आता हूँ। सुमति, जरा टॉर्च तो लाना। रतन पूरा रास्ता टॉर्च से बंकू को खोजते हुए चेतन के घर पहुंचा। वो दरवाजा खटखटाता है। अरे अंकल, आप, बंकू तो यहाँ से आधा घंटा पहले ही चला गया, जब घंटा बज रहा था। अभी तक घर नहीं पहुंचा क्या? नहीं बेटा, अभी तक तो बंकू घर नहीं पहुंचा, लेकिन जब पुरानी मंदिर का घंटा बज रहा था तब उसे जाने क्यों दिए? अंकल, मैं बार बार उसे मना कर रहा था कि अभी मत जा, लेकिन वो बोला कि मैं अंधविश्वास में नहीं मानता। मेरे पिताजी मेरे बगैर खाना नहीं खाते और वो उसी समय चला गया। चेतन और रतन दोनों मिलकर बंकू को बहुत ढूंढते हैं, लेकिन बंकू कहीं नहीं मिलता। रतन के घर पर हाहाकार मच जाता है। जैसे तैसी रात गुजरती है। सुबह होते ही रतन के घर पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है। रतन भाई, मुझे अभी अभी पता चला कि घंटे की आवाज जो रात में हुई थी, उसके बाद से तुम्हारा बंकू गायब है। मुझे इस बात का बहुत अफसोस है, लेकिन इसमें हम लोग कर भी क्या सकते हैं। सरपंच साहब, बंकू मेरा इकलौता बेटा था। वह पूजा पाठ अंधविश्वास को नहीं मानता था। कितनी बार उसे समझाया, लेकिन वह नहीं माना। आज उसी का फल हम लोग भोग रहे हैं। नियति के आगे हम सब लोग बेबस हैं।
मैं जानता हूँ कि तुम्हारे ऊपर क्या बीत रहा है।